चलिए, hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the ninth economics, and it is our fourth part of the second chapter. In this chapter we understand about the role of health and after that unemployment. These are the two topics which we understand about in this video. First of all we understand about the role of health. रोल क्या है हेल्थ का, स्वास्थ्य के होने का क्या फ़ायदा है या क्या इसका इम्पोर्टेंस है. कहता है इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ अ लाइफ. कहता है कि अगर लोगों का हेल्थ अच्छा हो तो ये अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है, और किसके लिए? कहता है डेवलपमेंट ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, खासतौर से क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए. यानी कि डेवलपमेंट, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तबीयत खराब है तो हम काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर ज़्यादा काम अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा ग्रोथ भी होगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी लाइफ क्वालिटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. तो हेल्दी पर्सन ऑन द वन हैंड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी. एक हेल्दी व्यक्ति क्या करता है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का काम करता है, तो वो क्या करता है, कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एंड ऑन द अदर हैंड he is more able to enjoy the fruits of the development in the better way. और वो दूसरा क्या होगा, जब वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास फ़ायदा क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स होता है, जो प्रॉफिट्स होता है, जो इनकम होती है उसके पास, जो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, यूटिलाइज भी कर पाएगा. एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन विद हिज फुल कैपेसिटी. एक बीमार व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ठीक तरीके से नहीं कर सकता. और भी ही बिकम अ लाइबिलिटीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, जिम्मेदारी बन जाता है. लोग उसको लेके ढोते हैं. जैसे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, वो कोई काम नहीं करता है तो मजबूरन हमें उसको क्या करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसका केयर करना पड़ता है. और उस केयर में कई बार हम अपने इंपॉर्टेंट काम को भी नहीं कर पाते. फिर भी कहता है दैट इज वाई नो फर्म वुड लाइक टू एम्प्लॉयज एन अनहेल्दी पर्सन. इस वजह से क्या होता है, कोई फर्म या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री ऐसे अनहेल्दी पर्सन को, बीमार व्यक्ति को काम पे नहीं रखना चाहती. इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इट इज एसेंशियल टू मेंटेन एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल. कहता है अगर हमको अपना क्या करना है, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ये जरूरी है कि हम क्या करें, हम अपना जो हेल्थ कंडीशन है, जो हमारा मेंटेनेंस है, वो उसको क्या करें, हम बेहतर कर सकें, उसको बेहतर करें, यानी हम हेल्थी बने रहें, हमारे कोई तबीयत खराब ना हो, इस पर हमको फोकस करना पड़ेगा. फिर कहता है द हेल्थ इज एसेंशियल इज नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन बट इवन फॉर द कंजप्शन ऑल्सो. भाई हम बड़े अच्छे से इनकम कर रहे हैं, हम अनहेल्दी हैं, लेकिन अगर अनहेल्दी है तो इनकम आने के बाद भी क्या होगा, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. तो केवल प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने के लिए नहीं, उसको यूटिलाइज करने के लिए भी हमें हेल्दी होना जरूरी है. फिर कहता है हेंस द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इसी वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या कर सके, इस तरह के ट्रीटमेंट को मेंटेन कर सके जो अनहेल्दी लोग होते हैं उनके लिए. कहता है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी सेट आउट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अचीविंग एंड acceptable standard of the good health amongst the general population of the country. It lays emphasis on the providing increased access to health care, families welfare and nutritional services with special focus on the under privileged segment of the population. ओवरऑल यहाँ पे जो इतने स्टेटमेंट स्पेसिस का कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है उसने क्या किया, सेट आउट किया हुआ इस चीज को फोकस करते हुए कि जो अचीवमेंट है अच्छे लाइफ का वो ज्यादा से ज्यादा उसको अचीव कर सके. इसके लिए उसने न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, फैमिली वेलफेयर के प्लान को मेंटेन करना, हेल्थ केयर सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश करने का काम किया गया है, ताकि क्या करें, जो बीमार किस्म के लोग हैं उनको वो बेनिफिट दिया जा सके कि ताकि वो हेल्दी हो सके. द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अ कंट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है कि ओवर द ईयर्स देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ सैनिटेशन ऑफ द कंट्री. समय के साथ साथ अगर देखें तो इंप्रूवमेंट हुआ है. जैसे हम आज़ादी के बाद की बात करें तो हेल्थ सैनिटेशन में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है. कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is the death of the
चाइल्ड्स अंडर द 1 ईयर ऑफ एज। इनफैक्ट मोर्टलिटी रेट जो होता है जिसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 साल से कम उम्र में ही क्या होते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस एज वेल एज द ओवरऑल द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये इनफैक्ट मोर्टलिटी रेट जो होता है वो इंडिकेटर होता है हेल्थ स्टेटस का कि हम कितने अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज वाले कंट्रीज हैं, यानी हमारी कंट्री में कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है और साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट कैसा है, इस चीज को ये इंडिकेट करता है। फिर भी कहता है इनफैक्ट मोर्टलिटी रेट हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 147 इन 1951 टू 55 इन 2007। अब देखें तो 1951 का कंपैरिजन 2007 के साथ किया गया, उसे बताया गया 1951 में क्या था, 147 चाइल्ड्स पर 1000 में एक्सपायर, यानी 1000 में 147 चाइल्ड ऐसे थे जो एक्सपायर कर जाते थे, मर जाते थे विद इन 1 ईयर। लेकिन 2007 में अब के टाइम यानी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होने की सिचुएशन में क्या रहा है कि केवल अब 147 नहीं, अब केवल 55 चाइल्ड ऐसे होते हैं जो एक्सपायर कर पाते हैं या एक्सपायर कर जाते हैं 1000 में। फिर कहता है रिडक्शन ऑफ द IMR इनफैक्ट मोर्टलिटी रेट इज रिफ्लेक्ट इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ऑफ द बर्थ। और तो और कहता कि जब इनफैक्ट मोर्टलिटी रेट में चेंजेस जो आए हैं उसने क्या किया है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज रेट है उसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया है। ये भी कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हैज बीन इंक्रीज्ड टू 64 ईयर 2000 इन 2007 कर्ड बर्थ रेट इज पर 1000 पॉपुलेशन हैज बीन ड्रॉप टू 23 एंड द कर्ड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन हैज कम डाउन टू 7.4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट तो हमारी इंक्रीज हुई है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो गई है हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने की सिचुएशन में। कहता है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल इंडिकेटर इज एज्यूमिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। यहां कह रहा है कि जो इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, यानी कि लोगों के जो लाइफ है वो बढ़ रही है। पहले 64 था 2000 में, अभी क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया है। और ये कहता है एन इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर, और चाइल्ड केयर मतलब बच्चे जो पहले छोटे पे साल भर के अंदर ही एक्सपायर कर जाते थे, उनका ज्यादा बेहतर तरीके से केयर होने की सिचुएशन में क्या है कि अब इंडिकेटर एज्यूमिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, वो साफ साफ बता रहा है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हम तो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते ही करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो बच्चा जो 1 साल के अंदर पहले मर जाता था, अगर आज वो रहता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो प्रोडक्टिव हो सकता है, कंट्री को आगे ले आ सकता है। इस सिचुएशन में इसको दिखता है कि द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ इज रिजल्ट ऑफ द मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन of the infectious disease and the application of modern medical facilities। और कहता है कि ये इंप्रूवमेंट जो रहा है वो किसकी वजह से, कहता है इंप्रूविंग इन द पब्लिक हेल्थ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इंप्रूवमेंट आया, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्टिशियस डिजीज, वो जो ऐसे डिजीज हुआ करते जिनका कोई इलाज नहीं था उनसे अब इलाज होना शुरू, उनका इलाज होना शुरू हो गया, एंड एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। और आज के टाइम में मॉडर्न मेडिकल यानी कि आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिकल सेक्टर्स में, उसका इस्तेमाल होने से क्या है, जो पहले डेथ रेट हमारी ज्यादा हो रही थी अब वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। अब हमें बीमारी का पता चलते ही हम उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। सिंस द मोस्ट ऑफ द आवर पीपल लिव इन विलेज, आज के टाइम में अगर देखें तो हमारे पीपल जो ज्यादातर क्या वो गांव में रहते हैं, वी आर पेइंग द मोर अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल डिस्पेंसरीज इन द रूरल एरियाज। हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल डिस्पेंसरीज को रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने का काम करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर दीज डे द स्ट्रेस मोर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सब सेंटर्स। इस वजह से आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो ज्यादा स्ट्रेस लेता है, कहां पे खासतौर से कहता है सब सेंटर्स की बात करें, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, PHC कहा जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC कहा जाता है इसको। तो ये छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं जो गांव में स्टैब्लिश किए जाते हैं। कहता है इन द रूरल सेक्टर्स एक्सपेंशन ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज ड्यूरिंग द प्लान पीरियड इज गिवन द फॉलोइंग। अब ये देखिए एक्सपेंशन, अगर CHC की बात करें तो पहले 1951 में 725 होता था, यानी कि कई गाँव के बीच में एक डिस्पेंसरी होती थी, लेकिन आज के टाइम में 63,181 डिस्पेंसरीज CHC के रूप में है। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो 1951 तक हमारे पास 9,209 हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज हुआ करती थी। और अगर हम बात करें तो ये आज के टाइम में 9,000 से 43,000 के तक इंक्रीज कर गई है। बेड की बात करें तो पहले 1,17,000
198 बेड्स हुआ करते थे हॉस्पिटल टोटल बेड, और आज के टाइम में 8,70,000 अबव हमारे पास बेड अवेलेबल है। डॉक्टर्स की बात करें तो 61,800 डॉक्टर्स हुआ करते थे 1951 में। आज के टाइम में डॉक्टर्स भी हमारे पास लगभग 5,03,000 अप्रॉक्स एबव है। और नर्सिंग पर्सनल्स की बात करें तो 18,554 हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम में 7,37,000 से अबव भी क्या है हमारे पास नर्सिंग केयर्स भी अवेलेबल है, जिसमें क्या होती है नर्सिंग पर्सनल्स दिया जाता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल डिस्कस ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग्स, डू यू थिंक द इंक्रीज इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एडुकेट फॉर इंडिया? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो अभी किया गया है वो एडुकेट है, इनफ है, उससे अभी ज्यादा जरूरत नहीं, उससे भी और भी ज्यादा करने की जरूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जा सके। इन योर ओन ओपिनियन, तो व्हाट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन द गुड हॉस्पिटल? देखिए पहले तो क्लीननेस होनी चाहिए, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, साथ ही साथ अगर देखें तो जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसको और इंक्रीज करना चाहिए, और केयर जो है डॉक्टर्स का, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें का होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी हमने बात की किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, द प्रॉब्लम विच इज द कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि आज भी जो हमारे पिछड़े होने का सबसे बड़ा रीजन रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहा है। कहता जस्ट इमेजिन द डे व्हेन यू गो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द कंप्लीटिंग योर स्टडीज बट यू डू नॉट गेट इट। अब सोच लीजिए कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में चले जाते हैं और नौकरी आपको नहीं मिलती है, तो ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो आप केवल वो प्रॉब्लम तभी आप समझ सकते हैं जब आप जैसे यानी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से अगर मुलाकात करते हैं। तो कहता है इनफैक्ट यू मे लाइक टू नो, मुझे लगता है कि आप उसको जानना भी चाहेंगे। और ये कहता है हु इज अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब यहाँ पे एक बात होती है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है। दैट मीन्स अब यहाँ समझ लीजिएगा, दैट अ पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क बट डिडंट गेट द जॉब, ही इज अनएम्प्लॉयमेंट। वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। वो व्यक्ति जो काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है, द मैन हु इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलेज वेजेस रेट बट डज नॉट गेट द जॉब इज सेड टू बी एन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन काम को नहीं कर, मतलब काम नहीं मिलता उसे, जो भी वेज रेट होता है उस पे, तो वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन with the help of our previous example मोहन की अगर मदर की बात करें तो सी वॉज बिजी इन डोमेस्टिक सर्विसेज। मोहन की जो माँ है वो डोमेस्टिक सर्विस घर में काम कर रही हैं और उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिला। सी वॉज नॉट विलिंग टू डू जॉब आउटसाइड एट द होम, और वो क्या कर रही हैं, घर से बाहर भी कोई काम करना नहीं चाहती हैं। तो मदर्स यंगर ब्रदर जीवन एंड सिस्टर्स श्यामा वर नॉट डूइंग द जॉब। अब यहां पे क्या करते हैं, जो जीवन और श्यामा है वो दोनों अपनी मदर का हेल्प करते थे, ठीक है, और वो कोई काम नहीं कर रहे। नाउ द क्वेश्चन इज, शुड शीला, जीवन एंड श्यामा इज कंसीडर अनएम्प्लॉयमेंट? क्या हुआ, क्या श्यामा, जीवन और शीला अनएम्प्लॉयड हैं? जी नहीं, नॉट। इफ नॉट देन व्हाई? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनको बाहर काम करने की इच्छा नहीं। कहता है सिंस द शीला वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्किंग आउटसाइड हर होम, वो इंटरेस्टेड ही नहीं, उसको काम ही नहीं करना। घर से बाहर जो घर में काम करे वही ठीक है, घर से बाहर कोई काम नहीं करना है। कहता सी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनएम्प्लॉयड वुमेन्स, और इसको हम फिर क्या अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। यानी वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयड है। जो काम ही नहीं करना चाहता और उसको काम दिया भी जाए, नहीं करना चाहता, अगर नहीं मिले, न करने की सिचुएशन दी, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाता है। वहीं जीवन की बात करें, जीवन was 10 year old and Sama 8 year olds, hence the both are below the 15-year age, hence they do not form the part of the workforce। हम उनको काम करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। So dear students, in this video that's all. In next video we understand about the other concept of this chapter. Thank you.